नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो आपको याद होगा कि कल हमने उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह का पूरा अध्याय विस्तार से पढ़ाया था। ठीक है, हमने सिर्फ उसमें प्रतीक चिन्ह ही नहीं देखा, बल्कि उससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी की समझ, उसकी स्थापना, इतिहास, विशेषताएं, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे जुड़े संभावित प्रश्न हमने उसमें कराए। अब केवल पढ़ लेना ही सफलता नहीं दिलाता है। जब तक आप प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परीक्षा में आत्मविश्वास नहीं आएगा। इसलिए आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह पर आधारित 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो संभावित प्रश्न और परीक्षा की पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए ये जो 50 एमसीक्यू हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे 50 प्रश्नों को ध्यान से करेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर देंगे और अंत तक वीडियो देखेंगे तो इस टॉपिक से परीक्षा में आने वाले कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए। जो प्रश्न गलत हो उन्हें नोट कर लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी तैयारी बनेगी। याद रखिए, गलती अभी होगी तो परीक्षा में नहीं होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गलती होगी भी तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन परीक्षा में गलती होगी तो वो बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूँ, इसमें अपनी ईमानदारी से आप इन प्रश्नों को हल करना। और अगर आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आप कोशिश कीजिए कि 50 में से कम 45 प्रश्नों का सही उत्तर दें। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर आप यूके एसएससी, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, वन दरोगा, समूह और उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू और देखते हैं कि आपका स्कोर 50 में से कितना आता है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है आपकी 9 नवंबर को। उत्तराखंड राज्य का जो गठन है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ है। अगला प्रश्न का आंसर आप शुरू करेंगे कि भारतीय गणतंत्र में उत्तराखंड का राज्यों के क्रम में कौन सा स्थान है। तो भारतीय गणतंत्र, आपको याद रखना है कि भारतीय गणतंत्र में और प्रवर्तनीय क्रम में दो प्रश्न थे इससे, ये भी मैंने आपको डिटेल वाइज बता रखे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है आपका 26वां स्थान, 27वां स्थान, 28वां स्थान और 29वां स्थान। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका 27वां स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना है, ठीक है, भारतीय गणतंत्र में। अब अगला है आपका कि हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो पहला है आपका 8वां स्थान, दूसरा है आपका 9वां स्थान, तीसरा है आपका 10वां स्थान और चौथा है आपका 11वां स्थान। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है आपका 11वां स्थान। अगर आपने पिछली कक्षा देखी होगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इसमें किसी भी प्रश्न से चूक जाएं। ठीक है, तो 11वां स्थान है। अगला प्रश्न आएगा आपका, उत्तराखंड राज्य गठन के समय कुल कितनी तहसीलें थी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल कितनी तहसीलें थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 49 तहसीलें, बी 110 तहसीलें, सी 95 तहसीलें और डी 13 तहसीलें। तो उत्तराखंड गठन से पहले कुल कितनी तहसीलें थी। तो वो थी आपकी 49 तहसीलें। अगला आ जाएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने विकासखंड ब्लॉक हैं। तो उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक हैं आपके 95 ब्लॉक हैं। ठीक है,
तो राज्य में वर्तमान में प्रशासनिक सुविधा के लिए जाने हुए ब्लॉक हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा आपका, कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो 1814 में, और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल है। ये आप समझ गए होंगे फिर इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है 1964 में गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, और 2001 देहरादून और 1947 अल्मोड़ा। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कब? 1814 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में है। तो इससे इसका आंसर आप अनुमान लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुमाऊं मंडल की स्थापना 1814 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल में, जो मैंने आपको प्रश्न में बता दिया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने जो अभी पहला प्रश्न हुआ था उसी में आपको बता दिया था। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो है आपका ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पौड़ी। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है और इसकी जो स्थापना हुई थी जो 1964 में हुई थी। अगला है आपका, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह का भौगोलिक आकार किस प्रकार का है? तो ये भी हमने आपको बताया था, और जो आकार है उसमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके तर्ज पर आप अन्य बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला है, उत्तराखंड के जो राजकीय चिन्ह का भौगोलिक आकार है वो है आपका समचतुर्भुज, आयताकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है आकार? आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार इसका आकार होगा, शायद ही यहाँ पे गलत हो गया, समचतुर्भुजाकार इसका आकार होगा, वो शायद वो नक्शे का आकार है, ये भौगोलिक आकार पूछ रहा है, ये राजकीय चिन्ह का आकार पूछ रहा है, सॉरी। तो इसमें थोड़ा गलती हो गई है। तो जो उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह का भौगोलिक आकार है वो किस प्रकार है? समचतुर्भुजाकार। तो राजकीय चिन्ह का आकार पूछा था इसमें, हमने उत्तराखंड के नक्शे का आकार, तो नक्शे का आकार मैं बता देता हूँ मैं, ये आयताकार है, और आयताकार में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, मैं यही बताने वाला था आपको। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं? तो राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं आपकी? तो राज्य चिन्ह में आपकी 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, कितनी पर्वत चोटियां हैं? 3 पर्वत चोटियां हैं। तो चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां हैं, जिनमें बीच वाली चोटी पर क्या है? अशोक की लाट है। ये भी हमने आपको ढंग से बता रखा है। अगला प्रश्न चलते हैं, तो इसको आप काफी ध्यान देना कि राज्य चिन्ह के नीचे उत्कीर्ण में सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिखा गया है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी रामायण से, ऑप्शन डी सामवेद से। तो इसका जो सही आंसर है ये दिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से सवा से लिया गया है। अगला आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हैंड रिटन नोट से हमने बना रखे हैं कि हमने मतलब उस जो पूरी बुक्स हैं उनको तोड़ मरोड़ के उनसे जो सभी क्वेश्चन निकलते हैं वो सब डाले हुए थे इसमें। प्रकार से हमने ये प्रश्न बनाए हैं। राजकीय चिन्ह में प्रदर्शित 4 नीले रंग की जल धाराएं किन नदियों को प्रतिनिधित्व करती हैं? ये किन नदियों का करती हैं? ऑप्शन ए गंगा यमुना पश्चिमी रामगंगा काली नदी, गंगा यमुना अलकनंदा भागीरथी, गंगा यमुना कोसी सरयू और यमुना टॉन्स काली नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना पश्चिमी रामगंगा और काली नदी। ये धाराएं राज्य की 4 प्रमुख नदियों का सूचक है। अगला आपका आ जाएगा, राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त तो लाल रंग। तो लाल रंग किसका प्रतीक है? तो शहीद और आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है। शांति, जैव विविधता का और प्रवृत्ति का। तो इसका जो सही आंसर है वो है शहीद और आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक लाल रंग है।
ठीक है, तो लाल रंग राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित है। अगला आ जाएगा आपका प्रसिद्ध पुस्तक प्रतीक जो चिन्ह है, तो जो प्रसिद्ध पुस्तक प्रतीक चिन्ह के लेखक हैं वो कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका जगमोहन रौतेला, दूसरा है उत्तम दास, हेमंत बिष्ट और लक्ष्मण बिष्ट। इसमें जो सभी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी प्रश्न इससे बन सकता है। तो जो प्रतीक चिन्ह के लेखक हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर ए जगमोहन रौतेला जी। तो प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला जी। आपका अगला प्रश्न आ जाएगा आपका कि उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है और इसे किस वर्ष घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है तो वो है फुटबॉल, उसे कब घोषित किया गया? 2011 में। अगला है क्रिकेट 2015 में, हॉकी 2010 में, और अगला है डी फुटबॉल 2016 में। तो देखो इस प्रकार की जो आंसर है एमसीक्यू में इस प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन तब पड़ जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो तब आपका जो गलत होने की काफी संभावना रह जाती है। तो जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है वो क्या है? आपका फुटबॉल है। ये तो आपको पता है, आप यहाँ भी फुटबॉल आ गया, यहाँ भी फुटबॉल आ गया, तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो उसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2011 में। तो ये आपको सटीक याद होना चाहिए। तो फुटबॉल को 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका कि उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हमने कल बहुत विस्तृत तरीके से इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए है आपका संस्कृत, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी कुमाऊनी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो उत्तराखंड राज्य की जो आधिकारिक द्वितीय भाषा है पहली है आपका हिंदी और द्वितीय है जो है वो है आपकी ऑप्शन ए संस्कृत। तो वर्ष 2010 में संस्कृत को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है आपका उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के जो आधिकारिक राज्य गीत है इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका हेमंत बिष्ट, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी लक्ष्मण सिंह बिष्ट और ऑप्शन डी आ जाएगा अनुराधा निराला। तो अनुराधा निराला और जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं इनके द्वारा जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो गाया गया है। अब उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतत बंधन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है और इसको इस लेखक ने तो ये आपका हेमंत बिष्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न जो आने वाला है आपका तो वो है उत्तराखंड का जो राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतत बंधन अभिनंदन किस वर्ष अपनाया गया? तो ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2010। तो ये अपनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए 2016 में। इसे आधिकारिक तौर पर 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया है। अगला प्रश्न आ जाएगा कि उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है ना, तो राजकीय गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में भी हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें पूरा ढंग से बता रखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोरी और ऑप्शन बी हरीश रावत, ऑप्शन सी हेमंत बिष्ट, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह नेगी। तो उत्तराखंड जो राज्य गीत है वो चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है आपका लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोरी। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका कि लक्ष्मण सिंह बिष्ट जो बटोरी की अध्यक्षता में गीत का चयन किया गया है। अगला है आपका कि उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है जो क्या है आपका ढोल है, तो किस वर्ष से इसको घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है इसको ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी आपका 2016, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2010। तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है इसको 2015 में क्या किया गया है? राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। और किस कमेटी की सिफारिश पे? भंडारी कमेटी। ये भी मैंने कल बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी इस पे आ सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है कि राजकीय वाद्य यंत्र किस कमेटी की सिफारिश पर राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया है? तो ये क्या है आपका भंडारी कमेटी की सिफारिश पे। अगला आ जाएगा ढोल जो है ढोल को राज्य वाद्य यंत्र, देखो मैंने अभी बताया ना राज्य वाद्य यंत्र घोषित करने की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा या किस समिति के द्वारा हुई थी? तो ये किसके द्वारा हुई थी अभी मैंने बता दिया है, तो फिर भी आप
अगर आपने देखा नहीं है ढंग से तो देख सकते हो कि पहली जो है ऑप्शन ए भंडारी कमेटी, जोशी कमेटी, बटोरी कमेटी और नेगी कमेटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भंडारी कमेटी। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पे तत्कालीन सीएम हमें हरीश रावत द्वारा घोषित किया गया था। क्या किया गया था? ढोल को राज्य बाल यंत्र घोषित किया गया था। अगला आ जाएगा आपका ढोल पर गहन शोध करने वाले सुप्रसिद्ध शोधकर्ता कौन है? तो जो ढोल पर शोध करने वाले जो सुप्रसिद्ध शोधकर्ता हैं, ऑप्शन ए उत्तम दास, बी जगमोहन रौतेला, सी हेमंत बिष्ट और नरेंद्र सिंह नेगी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तम दास। तो उत्तम दास ने ढोल वादन और विधाओं पर महत्वपूर्ण शोध किया है। अगला हो जाएगा आपका उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो है ऑप्शन ए मास्को कैस्टोगास्टर, लेफोफोरस इम्पिजिनस, सी रेडोडोनम अर्बोरियम और ससूरिया बेल्टा। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपको मास्को कैस्टोगास्टर। लेकिन लेफोफोरस इम्पिजिनस किसका वैज्ञानिक नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। रेडोडोनम अर्बोरियम ये किसका वैज्ञानिक नाम है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ससूरिया बेल्टा ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्को कैस्टोगास्टर है। अगला है आपका जो कस्तूरी मृग है किस जैविक कुल, ठीक है, किस कुल का और किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये इसका जो आंसर है देखते हैं। ऑप्शन ए है अवलोटा कुल, मोसिडे परिवार का। ऑप्शन बी एस्टेरेसी कुल का या मोसिडे परिवार का। ऑप्शन सी एरिकेसी कुल का या सियानिडे परिवार का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवलोटा कुल या मोसे परिवार का। तो मोसिडे परिवार का सदस्य हो जाएगा क्या? कस्तूरी मृग। यह अवलोटा कुल या मोसिडे परिवार का क्या है? सदस्य है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो कितनी प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए आपका 4 प्रजाति, ऑप्शन बी है 24 प्रजाति, ऑप्शन सी है 210 प्रजाति, ऑप्शन डी है 13 प्रजाति। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो प्रजाति पाई जाती है तो 210 प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। तो पूरे विश्व में 210 प्रजाति पाई जाती है और 4 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में इसकी तो कुल कितनी प्रजातियां होगी आपकी? 4, ठीक है। और उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्रों में इसकी 4 प्रजातियां हैं। अगला है शायद ये सॉरी है ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये ब्रह्म कमल का होगा शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो गया इसमें थोड़ा। तो ये बता देता हूँ मैं, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी कितनी? 4 प्रजातियां। अगला प्रश्न है आपका कि कस्तूरी मृग हिमालय में सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग हिमालय में लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला आपका कस्तूरी मृग की शारीरिक ऊंचाई कितनी होती है? तो ये भी मैंने आपको कल ढंग से बताया था। तो ऑप्शन ए है आपका 24 इंच, बी 40, सी 10 और 30 इंच। तो जो इसकी जो कस्तूरी मृग की जो शारीरिक ऊंचाई है वो लगभग 20 इंच की होती है। अगला है आपका कस्तूरी मृग का मुख्य और सबसे प्रिय भोजन क्या है? तो इसकी 20 इंच हो गई। अब अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग का मुख्य और सबसे प्रिय भोजन क्या होता है? तो कस्तूरी मृग का मुख्य और प्रिय भोजन होता है आपका केदार पाती, ठीक है। जैसे मोनाल का प्रिय भोजन क्या होता है आपका? आलू, ठीक है। आलू की खेती को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। और जो अभी एक प्रश्न था थोड़ा ध्यान में आ गया पहले, तो ये था जो वाला कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग की तो 4 प्रजातियां पाई जाती है। और जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 वो होती है, 24 टाइप होती है इसके पूरे ब्रह्म कमल के। तो 24 प्रजातियां किसकी पाई जाती है यहाँ पे? ब्रह्म कमल की। और 210 पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा अब कि कस्तूरी मृग का तो मुख्य ये केदार पाती हो गया। इसके बाद है कस्तूरी केवल किस मृग में से प्राप्त होती है और कितने अंतराल में होती है? तो कस्तूरी ऑप्शन ए केवल नर मृग में 3 वर्ष के अंतराल में, केवल मादा मृग में 2 वर्ष के अंतराल में, नर और मादा दोनों में, और केवल वृद्ध में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल नर मृग में मिलती है। और कितने वर्ष के अंतराल में? 3 वर्ष के अंतराल में मिलती है, ठीक है। अगला है कि
एक बार में नर कस्तूरी मृग से सामान्यतः कितनी मात्रा में कस्तूरी प्राप्त होती है? तो 30 से 45 ग्राम, 10 से 15 ग्राम, 100 से 150 ग्राम और 5 से 10 ग्राम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो गया 30 से 45 ग्राम कस्तूरी पाई जाती है। और ये कितने अंतराल में पाई जाती है? कितने वर्षों के अंतराल में पाई जाती है? 3-3 वर्षों के अंतराल में पाई जाती है। किससे पाई जाती है? केवल और केवल नर से। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका कि कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष और कहां पहल की गई थी? कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए सबसे पहले किस वर्ष में? तो किस वर्ष हो जाएगा? 1972 में हो जाएगा। और कहाँ किया गया था? तो ये केदारनाथ वन्य जीव विहार में किया गया है। ठीक है, मेहरुड़ी वन्य जीव विहार की स्थापना 1977 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? मेहरुड़ी। तो मेहरुड़ी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने ये कल बताया था कि इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये बता रखा है कल बहुत डिटेल से। ठीक है, अस्कोट अस्कोट तो आपको पता होगा, काचुलाखर की भी आपको पता ही होगा, लेकिन मेहरुड़ी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के समय समय पर केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, अगला है आपका कि मेहरुड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये 1977 में हुई थी। ये कहाँ है? तो ये अब आ गया, अब 1977 में पाकिस्तान में तत्कालिक अल्मोड़ा में मेहरुड़ी की स्थापना की गई। ठीक है, कांचुला खर्क तो आपको पता ही है, इसलिए मैं बता देता हूँ। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस जिले में है? ऑप्शन ए चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए चमोली हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और जो ये मेहरुड़ी वाला था, मेहरुड़ी वाला है ये शायद, हाँ मेहरुड़ी वाला था, ये है आपका बागेश्वर अल्मोड़ा। ठीक, तो केंद्र चमोली जिले में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है आपका कि उत्तराखंड में किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो ये किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में 1986 में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न हो जाएगा कि उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है आपका सुसूरिया अबुवेल्टा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अबुवेल्टा है। अगला है आपका ब्रह्मकमल किस वनस्पति कुल का पौधा है? तो एस्टेरेसी कुल का, एरिकेसी, फसियानिडी और मोरिसी। तो ये किस कुल का पौधा है आपका? ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका कि धार्मिक ग्रंथ जो है महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या नाम दिया गया है या किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका किस नाम से? वो सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत में इस दिव्य सुगंध के कारण सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो ये आप कमेंट में बता दें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मकमल को हिमालय प्रदेश में किस स्थानीय भाषा के नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा जैसे ब्रह्मकमल कहा जाता है, तो इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में तथा उत्तराखंड में क्रमशः कितनी प्रजातियां हैं? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो अभी ये यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 24 प्रजातियां हैं। ठीक है, अगला है आपका कि ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का मुख्य समय कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन बता देता हूँ, जुलाई से सितंबर, फरवरी से अप्रैल, मई से जून और नवंबर से जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जुलाई से सितंबर। तो यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है। अगला आ जाएगा आपका ब्रह्मकमल के पुष्प खिलने का समय क्या है? तो इसका जो पुष्प खिलने का समय है यह अर्धरात्रि को खिलता है। ठीक है, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, टाइम मैं उसी में लूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का जो राज्य का पक्षी मोनाल है, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? लुफोफोरस इंडिजिनस। ये भी मैंने बता रखा है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मोनाल पक्षी के संदर्भ में डफिया क्या है? तो डफिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो नर पक्षी होती है उसे डफिया कहा जाता है और मादा को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता। ठीक है, तो प्रजाति में जो नर होता है उसे डफिया कहा जाता है और मादा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोनाल कहा जाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करता है? यह घोंसला नहीं बनाता है, यह चट्टानों और गुफाओं में अंडे देता है। ठीक है, तो मोनाल प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों की दरारों
का उपयोग अंडे देने के लिए करता है। अगला है आपका कि मोनाल किस देश, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये वाहन चालक परीक्षा में भी पूछा गया है और अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो वो यहाँ पे ये राष्ट्रीय पक्षी लिखा है ना जैसे, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा एक ऑप्शन में हटा देना हो गया, श्रीलंका हटा दिया और यहाँ पे मैंने उत्तराखंड लिख दिया। ठीक है, अब मैं उत्तराखंड लिख दूंगा यहाँ पे जैसे, तो जो उत्तराखंड लिख दिया ना, तो काफी लोग क्या करते हैं कि वो मतलब पहले तो इसमें काफी लोगों की गलती होती नहीं है, लेकिन अगर किसी की गलती हो गई तो वो क्या करते हैं, सीधे उत्तराखंड देख लिया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, मोनाल पढ़ लिया, सीधा उत्तराखंड आ गया। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जो इसका मोनाल जो है कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये है आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोनाल वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। अगला आ जाएगा आपका कि वर्ष 2008 की वन्यजीव गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल मोनाल कितने हैं, तो ये है आपको ऑप्शन ए 919। 2008 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 919 मोनाल पक्षियां पाई जाती है। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका कि उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष बुरांस है जो किस पुल से संबंधित है, तो ये आपका एरिकैसी पुल से संबंधित है। और जो आपका ब्रह्मकमल है वो किस पुल से संबंधित है, तो ये आपको कमेंट में बताना है क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न जो हो जाएगा, किस ऊंचाई से अधिक पर सफेद रंग के बुरांस के फूल खिलते हैं, तो किस ऊंचाई के अधिक पर खिलते हैं, तो ये 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर क्या खिलते हैं, बुरांस के फूल खिलते हैं। अगला आ जाएगा आपका कि बुरांस वृक्ष को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, तो वृक्ष घोषित किया गया संरक्षित वृक्ष, मतलब इसको अगर काटेंगे या क्षति पहुंचाएंगे तो इस पे सजा होगी। ठीक है, इसके लिए इसको वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत क्या है, संरक्षित घोषित किया गया है। बुरांस को संरक्षण देने के लिए वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित घोषित किया गया है। अब अगला आ जाएगा आपका कि उत्तराखंड की राजकीय तितली कॉमन पिकॉक को किस वर्ष घोषित किया गया है, तो कॉमन पिकॉक को क्या राजकीय तितली किस वर्ष घोषित किया गया है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 नवंबर 2016 को राजकीय तितली का दर्जा मिला। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में तितलियों के संरक्षण के लिए बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया गया, तो लच्छीवाला देहरादून, इसका सही आंसर यही हो जाएगा सीधे, ज्यादा हम नहीं करेंगे इसमें। तो वर्ष 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में भव्य बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया। दोस्तों इसी तरह से हमारी जो ये 50 नंबर की एमसीक्यू सीरीज थी ये पूरी हो गई है। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपकी 50 में से कितना स्कोर बना है, तब जाके आपका ये चैप्टर हम समाप्त मानेंगे और इस पे जो हमने पूरा कराया है इसको हम सफल मानेंगे कि हाँ ये सही में पूरा हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।